दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत मौजूद है, खासकर हिंदी साहित्य में इनका नाम बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। अलका सार गोविल जी हमारे साथ मौजूद है और इन दिनों वे इंदौर की यात्रा पर है। आज हमसे विशेष चर्चा कर रहे हैं। अलका जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, नमस्ते। और जब तक हिंदी साहित्य की बात आती है तो कहीं ना कहीं हिंदी के पुराने लेखकों को आज भी याद किया जाता है। प्रेमचंद हो, राहुल सांस्कृतिक हो, जयशंकर प्रसाद हो, बावजूद इसके एक नई पीढ़ी जिसने कि हिंदी को एक नया रंग रूप दिया है। खासकर आप बंगाल से आते हैं। बंगाल में सबसे पहले हमारे जो दर्शक आपको देख पा रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि बंगाल में हिंदी साहित्य का कैसा प्रादुर्भाव हुआ। एक लंबे समय से आप लिख रहे हैं। फिर हम दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे कि आपकी जो नई उपन्यास आई है, जो उसके विषय में हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे जो पहला हिंदी का अखबार था जी। उदंत मार्तंड, जी। 1826 में वो बंगाल से प्रकाशित हुआ। जी। और बंगाल हमेशा से एक हिंदी साहित्य का भी गढ़ रहा। निराला भी आकर रहे, बेचन शर्मा उग्र रहे, यानी कि बहुत सारे साहित्यकार यहाँ आते जाते रहे। और नई भी आए तो वो बंगाल से प्रभावित जरूर थे। बिल्कुल। यहाँ तक कि जयशंकर प्रसाद पर, प्रेमचंद पर, सब पर बंगाल का प्रभाव था। जी। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजी राज सबसे पहले वहाँ आया, तो जो आधुनिकता है या नई शिक्षा है या अंग्रेज़ी की शिक्षा है, उसके कारण, और जो टेक्नोलॉजी थी जो अखबारों को प्रिंट करने की, और बहुत सारी पत्रिकाएं वहाँ से निकली, चांद, मतवाला, कई पत्रिकाएं वहाँ से निकली। तो बंगाल का एक तरह से हिंदी, और आज भी कलकत्ता में अब माने हिंदी भाषी समाज जो है वो लगभग 50% है। बिल्कुल। माने कि हाँ, कि माने आधे बंगाली हैं और आधे वहाँ पर हिंदी स्पीकिंग है, जो कि बिहार से या उत्तर प्रदेश से या हमारे जैसे राजस्थान से हमारे पुरखे आकर बसे थे 5 पीढ़ियों पहले। तो इस तरह मतलब हिंदी का एक काफ़ी मतलब एक की पहुँच है। और हिंदी अकादमी है, और खुद जो चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद मतलब उसमें दिलचस्पी रखती हैं। तो इसलिए मैंने हिंदी का एक काफ़ी विकास, और काफ़ी एक हिंदी की आपको वहाँ पर अलग अलग तरह की छवियाँ, जो कि बांग्ला लेखन से भी डेफिनेटली, जब आप बंगाल में रहकर लिखते बिल्कुल। हैं बिल्कुल। तो आप बंगाल के साहित्य से और वहाँ की भाषा से, वहाँ के लोगों के सोच से, उन सब से आप प्रभावित होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बंगाल और हिंदी का एक काफ़ी गहरा पुराना संबंध है। जी, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम हिंदी साहित्य कर्मी या जो हिंदी में रुचि रखते हैं, वो बांग्ला साहित्य जो है, खासकर शरत चंद्र चटर्जी हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, और भी बहुत सारे लेखक जिनने आनंद मठ लिखी है। तो हिंदी साहित्य के जो लगे बंगाली लेखकों से ज़्यादा प्रभावित हुए, हाँ, बनिस्बत इस बात के कि कोई बंगाली आदमी हिंदी में लिख रहा है इसके। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग तो ये सोचते रहे कि शरत चंद्र हिंदी के लेखक हैं। जी। मतलब उनका इतना अनुवाद हुआ और इतना पढ़ा गया जी। कि जी। जैसे प्रेमचंद को लोग हिंदी का लेखक जानते और मानते हैं, वैसे शरत चंद्र को भी लोग ये सोचते आए कि वो हिंदी के लेखक हैं। जी। पर जी। वो ज़माना ऐसा था कि अनुवाद में बहुत सा साहित्य हिंदी में चला आ रहा था, जो भी दूसरी भाषाओं से श्रेष्ठ साहित्य था। और इसमें मेरे ख्याल से गांधी जी की भी बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि चूंकि मेरी नई किताब गांधी और बिल्कुल, सरला बिल्कुल, देवी बिल्कुल। चौधरानी हम उसी पे आ रहे थे। 12 जी, अध्याय उस जी, पर जी, है, जी। तो मैं गांधी का भी यहाँ पर ज़िक्र करना चाहती हूँ। हाँ, गांधी जी एक बहुत बड़ा विषय हैं, भारत के राष्ट्रपिता बापू के नाम से कहते हैं, लेकिन गांधी साहित्य अलग है, गांधी दर्शन अलग है, और एक अलग ही दुनिया है महात्मा गांधी की। कस्तूरबा के साथ का मामला हो, भारत की आज़ादी के मामला हो, दक्षिण अफ्रीका का मामला हो, उनके हरिजन अखबार पत्र के मामला हो, मतलब एक गांधी दर्शन होते हैं। आपको इतने सालों बाद ऐसा क्या लगा कि गांधी जी पे लिखना चाहिए? खासकर जो आपका विषय वस्तु है वो कहीं ना कहीं आज की तारीख में थोड़ा सा विवाद भी कर सकता है, हम ऐसा मानते हैं। तो वो क्या चीज़ ऐसी जो आपको प्रेरणा मिले कि मुझे इसी पे लिखना चाहिए? देखिए, गांधी में मेरी दिलचस्पी बहुत बचपन से ही रही। और मेरे जो गुरु थे अशोक सेक्सरिया जी। कलकत्ते में, उनके पिता गांधीवादी थे। और जी। उन्होंने जो स्कूल बनाई थी उसी स्कूल में हम पढ़े। जी। तो मतलब कि ये था कि मैंने गांधी हमेशा एक आस-पास, गांधी का सोच, गांधी का दर्शन, गांधी का जीवन कहीं न कहीं मतलब वो हमारे तक आता रहा। हम जी। जैसे जी। बड़े जी। होते रहे और जब हमने लिखना शुरू किया और अशोक जी के संपर्क में आए, बिल्कुल। तो तब से लगातार मतलब एक गांधी में मेरी रुचि हमेशा बनी रही, और मैं पढ़ती रही काफ़ी। बिल्कुल। बिल्कुल। अभी हाल में ऐसा हुआ कि लॉकडाउन के समय एक न्यूयॉर्क की इतिहासकार हैं, हम्म। अमेरिकन इतिहासकार हैं, जेरल्डिन फोर्ब्स। हम्म। वे 40 सालों से गांधी और सरला देवी के पत्रों का कलेक्शन कर रही हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो लॉकडाउन के दौरान उनसे जब बात हुई,
तो पता चला कि उन्होंने एक किताब निकाली है लॉस्ट लेटर्स के नाम से। जी, तो ये 40 सालों का काम उसमें उनकी भूमिका के साथ में प्रकाशित हुआ। जी, जी। और लॉकडाउन के समय एक ऑनलाइन ज़ूम कॉल पर उन्होंने कहा मुझे कि ये सरला देवी एक उपन्यासकार की एक उपन्यास की वस्तु हैं, जी, जी। क्योंकि इन पर जितना कम लिखा गया है और इनको जितने कम लोग जानते हैं, तो मतलब एक ऐसी प्रतिभाशाली औरत जो अपने समय से बहुत आगे थी। रवींद्रनाथ टैगोर की वो बहन की लड़की थी, भांजी थी। और वंदे मातरम का जो अंतरा है, जो शुरू का मुखड़ा रवींद्रनाथ ने लिखा है, जी, उसका जी। कंपोजिशन। और हुँ, बाद में सरला देवी ने उसका कंपोजिशन किया। भारतीय पत्रिका जो कलकत्ते से निकलती थी, एक तरह से टैगोर परिवार की अपनी पत्रिका थी, उसका बरसों तक उन्होंने संपादन किया। और बंगाल में जो क्रांतिकारी जो मूवमेंट था, उसके एक तरह से उसकी पुरोधा सरला देवी थी। उन्होंने उनके प्रोत्साहन से बंगाल में कलकत्ते में मोहल्ले-मोहल्ले में जी, आके जी। अखाड़ेबाजी और ये लाठी चलाने के और कुश्ती के इस तरह के क्लब खुलवा दिए थे बिल्कुल, उन्होंने। बिल्कुल। तो मतलब और बाद में तो इस तरह की और स्वामी विवेकानंद, मतलब आप समझिए कि सदी के जितने महामानव थे, बिल्कुल, स्वामी बिल्कुल। विवेकानंद उनको अपने साथ अध्यात्म का प्रचार करने के लिए विदेश ले जाना चाहते जी, थे। जी, जी। यानी कि उनकी प्रतिभा, उनका सौंदर्य, उनका तेज, उनकी पढ़ाई-लिखाई, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया था, उनको पद्मावती गोल्ड मेडल मिला था। संगीत में अ, राजनीति में, हर जगह उनकी इतनी पहुँच थी। तो ऐसी शख्सियत का इतिहास में कहीं आकलन, कहीं नाम आप नहीं सुनेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जेरेल्डिन ने मुझे जब ये कहा, तब मैंने उसके बाद में पहले तो वो पत्र पढ़ने शुरू किए जो उन्होंने संकलित किए हैं। तो गांधी के लिखे हुए सरला देवी के करीब 80-85 पत्र हैं। अच्छा, लेकिन सरला देवी के लिखे हुए पत्र उस पुस्तक में नहीं हैं, वो नहीं सिर्फ़ है। 4-5 पत्र हैं, क्योंकि बाकी पत्र गांधी की बहू लक्ष्मी गांधी ने जला दिए थे। जी, जी। तो काफ़ी एक मतलब काफ़ी रोमांचक एक तरह की यात्रा थी जानने की कि बिल्कुल, माने किस बिल्कुल। तरह वो संबंध प्रस्फुटित हुआ, किस तरह वो पनपा, हुँ, हुँ। किस तरह वो बिखरता गया, क्यों बिखरता गया और उसका अंत में उसका हश्र क्या हुआ, ये जानने के बाद फिर मैंने, क्योंकि मैं बांग्ला पढ़ लेती हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने सरला देवी का लेखन पढ़ना शुरू किया। फिर टैगोर परिवार के और लोगों ने आत्मकथाएँ लिखी हैं, उनको बिल्कुल, बिल्कुल। पढ़ा, ब्राह्म समाज के बारे में पढ़ा। तो ऐसे करते-करते मेरे दिमाग में एक सरला देवी की एक तेजस्विनी औरत की छवि बनी, जो जिसको गांधी चाहते थे कि आज़ादी के आंदोलन में वे अपने साथ पार्टनर के तौर पर रखें। यानी बिल्कुल, कि बिल्कुल, गांधी, बिल्कुल। हम जानते हैं कि 1915 में जब गांधी आए भारत हुँ, साउथ हुँ। अफ्रीका से, तो उसके बाद ही औरतों की जो भागीदारी हुई, तो उसमें गांधी की बहुत बड़ी भूमिका थी। और गांधी ने सरला देवी से जब वो मिले, तो वो इतने प्रभावित हुए सरला देवी से कि उनके मन में ये सपना जागा कि यदि सरला देवी उनके साथ में रहें, हुँ, तो औरतों को आज़ादी की लड़ाई में लाने में और आज़ाद होने में, स्वयं अपनी आज़ादी के लिए, जो सरला देवी ने एक 1910 में भारत श्री महामंडल या के यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन की तर्ज पर खोला था, बिल्कुल, जिसकी बिल्कुल। शाखाएँ देश में 10-12 जगह थी। और सरला देवी जो मनुवाद के जो स्नेह को बांधने के पति और पिता और पति और फिर पुत्र से बांधे रखने के जो डिक्टेट्स थे, हुँ, हुँ। उनके खिलाफ सरला देवी लगातार बोल और लिख रही थी। औरतों को पढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए उनका बहुत बड़ा काम था, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो इसलिए मतलब ये ऐसा हुआ कि मैंने लगातार मैं सरला देवी की आत्मा में और उनके कामों में, उनकी जीवनी में उतरती गई। खुद बिल्कुल। उन्होंने भी अपनी आत्मकथा लिखी है सरला देवी ने। जी, जी। जीवनेर झौरा पाता, माने जीवन के झड़े हुए पत्ते, द हुँ, स्कैटर्ड लीव्स ऑफ हुँ। माय लाइफ के नाम से उसका अंग्रेजी अनुवाद भी है, और भी एक अनुवाद है अंग्रेजी में। तो बंगाल में सरला देवी को लोग जानते हैं और पहचानते हैं कि वो कौन थी। लेकिन बंगाल के बाहर मुझे लगता है कि और गांधी के साथ जो उनका रिश्ता हुँ, था हुँ। और गांधी किस तरह उनसे प्रभावित हुए, वे किस तरह गांधी से प्रभावित हुईं, हुँ, हुँ। क्योंकि वो तो एक तरह से क्रांतिकारी आंदोलन के साथ थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये जो उनका गांधी से मिलने के बाद में जो अबाउट टर्न था, कि जी, वो जी। चरखा और स्वदेशी और इसका प्रचार करने में लग गईं और गांधी का उन्होंने जिस तरह साथ दिया, और ये जो रिश्ता था, ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर। और गांधी 13 साल से ब्रह्मचर्य ले चुके थे, 50 साल के थे, वो जी, जी। 47 साल की थीं। तो देखिए, विवाद का विषय जो आप कह रहे थे, हुँ, हुँ। विवाद की बात ये है
कि यदि आप इंटरनेट पर सरला देवी चौधरानी का नाम डालेंगे हम्म, तो उसमें इस तरह की बातें आएंगी कि किसी बंगाली विदुषी के प्रेम में पड़ गए थे गांधी। यानी कि उसमें एक तरह का एक जो सेंसेशनलिज्म जो है, इस तरह बिल्कुल का बिल्कुल बिल्कुल। जो एक इस तरह का एक उसको बिना मतलब की बात को एक बढ़ाना, उसमें एक इस बात का पूरी तरह से नकार देना है इस बात को कि ये एक आम स्त्री पुरुष का संबंध नहीं था, या एक गांधी के जैसे एक बड़े आइकॉन के साथ किसी मामूली औरत का संबंध नहीं था, जी बल्कि जी ये दोनों आज़ादी के आंदोलन में बराबर उनकी उनके दिल में एक समान उनके दिल में ऐसी चाहत और ऐसी आकांक्षा और ऐसी एक प्रेरणा पल रही थी कि देश को हमको किस तरह से आज़ाद करना है और किस तरह से आम जनता की भागीदारी होनी चाहिए, जो गांधी का जो संकल्प था। जी और जी उन्होंने सरला देवी को अपने ही उस मोल्ड में मोल्ड करना चाहा। यदि गांधी की आप पहले की फोटोज़ देखें सूट बूट में, जो मेरी किताब के कवर पर भी हैं, अगर एक बार दिखाऊं आपको, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सरला गांधी और सरला देवी की ये सही जो, और बात है। अभी जो गांधी का जो हम रूप जो हम देखते और सही बात जानते है। हैं, हम्म। तो आप देखिए कि उसमें कितना अंतर है। अंतर है। तो ये मेरे कोई ख्याल से ये आम उस समय का फोटो जब गांधी जी बैरिस्टरी पास करके जी जी गए थे। साउथ अफ्रीका गए बिल्कुल थे। बिल्कुल। तो इसलिए देखिए कि ये कोई एक आम स्त्री पुरुष की साधारण प्रेम गाथा जिसको आप सनसनीखेज रूप में बिल्कुल प्रस्तुत कर बिल्कुल। सकें, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जलियांवाला कांड घट चुका था, जी। इतने लोग मारे गए थे, पूरे देश में एक असंतोष की और हम्म रोष की आग जल रही थी। हम्म, और 6 महीने बाद गांधी को जब पंजाब आने मिला, सरला देवी बिल्कुल ने बिल्कुल। 35 साल की उम्र में एक पंजाबी से शादी की थी, जी जी तो उसका भी एक अलग किस्सा है। खैर, तो गांधी लाहौर में आए और सरला देवी के घर में ठहरे। जी रामबस दत्त चौधरी उनके पति जेल में थे जी जलियांवाला जी कांड के जी बाद में। और गांधी और सरला देवी का जो एक प्रेम प्रसंग है या आकर्षण है, वो कोई एक उसके उसमें उसके बैकग्राउंड में हमेशा देश है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए वो एक बड़ा नैतिक किस्म का प्रेम है जिसको हम हम्म। इस तरह से खारिज नहीं कर सकते। तो मुझे तो लगता है कि मैंने विवाद तो पहले रहा होगा, आपने बल्कि मैंने उसको एक सही परिप्रेक्ष्य देने की, एक सही पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की। बिल्कुल। अलका जी, हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं। इन दिनों साहित्य जो लिखा जा रहा है, आपने जो साहित्य लिखा है, आजकल बेस्ट सेलर साहित्य पे ज़्यादा महत्व दिया जाता है और उन विषयों को लिया जाता है जो कि सनसनीखेज जैसे हम बात कर रहे हैं या कुछ अनयूजुअल चीज़ों पे लिखा जाता है। आप बरसों से लिख रहे हैं भारतीय साहित्य में। इसके साथ मैं एक सवाल और जोड़ देता हूँ जब आप शुरू करें। आप किन लोगों से प्रभावित रहीं अपने शुरू में? किन भारत के साहित्यकारों को प्रभावित करा, ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं। जी, देखिए कि मतलब कि हम एक ऐसे समय के एक ऐसे दौर में हैं जहाँ की ऑडियो विजुअल का बहुत आकर्षण है। बिल्कुल बिल्कुल। सबके हाथों में मोबाइल है, और मोबाइल में पढ़ने के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर के और गूगल में आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। जी एक तो ये कारण, दूसरा ये कि अंग्रेज़ी के प्रति जो लोगों का आकर्षण और झुकाव है, जो एक उसके साथ जो एक प्रेस्टीज जुड़ी हुई है अंग्रेज़ी किताब पढ़ने के साथ में, वो भी एक अलग दूसरा कारण है कि जो हमारी पिछली पीढ़ी जिस तरह से हिंदी साहित्य को पढ़ती थी, उस पर बिल्कुल बिल्कुल। बातचीत करती थी, उनके घरों में किताबें जिस तरह मौजूद रहती थी, हम्म, तो वो सारा एक जो परिदृश्य था वो पूरा अब टोटली बदल चुका है। तो ये एक कारण है। और अभी जो नई हिंदी के नाम पर एक जो इस तरह की किताबें आ रही हैं, जो मतलब लगभग समझिए तो जो अंग्रेज़ी में चेतन भगत का एक बिल्कुल बिल्कुल। अलग हाँ, तरह मेरा का, सारा उन लोगों की तरह भी था जी, जब उस बेस्ट तरह का सेलिंग की बात जी, होती है। उनका एक संस्करण है जो जी हिंदी में जी। इस तरह की आ रही हैं। हम्म वो बहुत आसानी से पढ़ी जाएँगी, वो हम्म एक आम बोलचाल की भाषा में पढ़ी जाएँगी। हम्म, और उनके विषय भी ऐसे हैं जिनमें कुछ आपको उसमें कुछ आपको माने मन में कुछ उद्वेग हो, कुछ खलबली हो, बिल्कुल और बिल्कुल। कुछ प्रेम की बातें हों, कुछ ऐसी भाषा में हों जो कि मतलब एक चलताऊ भाषा है, हम्म, लेकिन जो जिससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये देखिए कि पूरा का पूरा जिसके लिए एक शब्द है ट्रिवियलाइज़ेशन, जी कि यानी जो हमारा एक जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, बिल्कुल जो बिल्कुल। हमारा एक सोच है देश के प्रति, दुनिया के प्रति, समाज के प्रति, जो आर्थिक राजनीतिक जो बड़ा एक परिदृश्य है, जो लगा दुनिया एक तेज़ी से बदलती हुई दुनिया है, बिल्कुल जिसमें बिल्कुल। टेक्नोलॉजी एक तरह से हमको गुलाम बना रही है। जी। तो इन सब के प्रति जो आपका एक जो रेज़िस्टेंस है, जो आपका हम्म एक प्रतिरोध का सोच है, यानी कि हम्म, आप एक इंटेलेक्ट के से युक्त व्यक्ति के रूप में आप जिस तरह से सोचते हैं, जी तो वो सबको ये खारिज करता है ये सब बिल्कुल चीज़। बिल्कुल। तो वो आपको एक बहुत ही एक आसान से एक रेडी टू यूज़ जिसको हम कहते हैं ना, ये जो खाना क्या जो पैकेट आता है कि गर्म हाँ पानी हाँ। डाला और वो तैयार बिल्कुल। है। तो वो इस तरह का मतलब एक साहित्य का जो ट्रिवियलाइज़ेशन है, जी जी वो जी हुआ है। जी। और लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि देखिए ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है, जो मतलब एक
एक तरह से मैंने उसको इस जो जो सब कुछ हमको एक परोसा जा रहा है और हमारे माइंड को जो एक कंडीशन किया जा रहा है जी कि इस तरह से आप सोचो, जो एडवर्टाइजिंग से, जो मतलब इस तरह की भाषा से, जो फिल्मों से, बातचीत से, जो ओटीटी में जिस तरह के बिल्कुल कार्यक्रम आ रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल इनसे जो किया जा रहा है, तो उसके प्रति एक तरह का जो क्रिटिकल जो एक रुख होता है, जी यानी जी कि आप उसको देखते हैं लेकिन आप खाली देखते नहीं हैं। ये नहीं कि आपने देखा और बंद कर दिया, बल्कि आप उसके प्रति एक अपने अंदर में अब आपके मन में ये एक सोच चालू होता है बिल्कुल कि बिल्कुल ये इस तरह का जो पोर्ट्रेयल है, हम्म, ये एक हमारे समाज को कहाँ ले जाएगा, बिल्कुल किस बिल्कुल तरह की दिशा देगा। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि मतलब कि ऐसे लोगों की कमी नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि लोग सोचेंगे और उसका जो इस जंजाल है, जो संजाल है, जी जी इससे बाहर भी निकलेंगे और अपनी तरह से सोचेंगे। जहाँ तक आपका जो सवाल का जो दूसरा हिस्सा था कि मुझ पर किन लोगों ने प्रभाव डाला, तो जी देखिए मैंने हिंदी साहित्य में एमए किया, पीएचडी की रघुवीर सहाय पर, जो कि हमारे आधुनिक कवियों की श्रेणी में आते हैं। तो हिंदी साहित्य तो आदिकाल से लेकर और भक्ति काल सभी बिल्कुल पढ़ते हुए ही बिल्कुल हम आए हैं। और जो रीति काल और आधुनिक काल का जो मैंने बिल्कुल आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र से शुरू करके तो बिल्कुल सभी को मैंने पढ़ा। रघुवीर सहाय जो थे, वो एक ऐसे कवि थे जो एक सोशल पॉलिटिकल रियलिटी पर लिख बिल्कुल रहे थे। बिल्कुल उनकी कविताएं बिल्कुल एक अपने हम्म, समय से, उनकी भाषा, उनकी जो शैली थी वो बिल्कुल अलग किस्म की जी थी। जी तो यानी कि जो आपको जगाता है बेसिकली जो साहित्य, और ये सभी साहित्य मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि किसी एक का मुझ पर प्रभाव पड़ा, कि निराला का या गे का, ये या निर्मल वर्मा का, रघुवीर सहाय का, कृष्णा सोबती का, इवन गीतांजलि से जिनको अभी बुकर मिला, तो इन जी जी सबको हम पढ़ते ही आए हैं। और मुझे लगता है कि लेखक के पास जब एक अपनी कथा होती है तो जी वो अपनी तरह से लिखी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल आप देखिए कि जब मेरा पहला उपन्यास आया कलिकथा वाया बाईपास, हम्म, तो उसको साहित्य अकादमी मिला। अभी तक मैं हिंदी हम्म, में सबसे यंगेस्ट बिल्कुल उम्र बिल्कुल में जिसको साहित्य अकादमी मिला ऐसी लेखक हूँ। तो उस पर नामवर सिंह ने लिखा था कि इसने हिंदी उपन्यास के आर्किटेक्चर को बदल दिया। तो ये देखिए कि मैंने कि आपको कुछ बदलने के लिए, कुछ नया बिल्कुल करने के बिल्कुल लिए शायद बहुत कुछ भूलना पड़ता है। हम्म, यानी कि जो आपने पढ़ा, जो सीखा, जो जाना, वो सब आपके अंदर है। बिल्कुल उसको बिल्कुल जज़्ब करके ही आप होते हैं, सही बात है लेकिन उसको भूल करके भी आप होते हैं। सही तो बात ये मुझे लगता है कि जो प्रभाव और उसकी बात है, ये इसमें बिल्कुल समेटी जा सकती मैं उसी सवाल पे आ रहा था, आपने जिक्र भी कर दिया। आप एक ऐसे समय आपको बड़ा पुरस्कार मिला हिंदी साहित्य अकादमी का, शायद 2001 की बात है है। शायद, जी, और आज उस बात को करीबन 20-22 साल तो हो रहे हैं। तब जो हिंदी की स्थिति थी, मतलब हिंदी हम कह नहीं सकते कि कोई ख़राब थी अच्छी थी, पर एक साहित्य जब आप लोग से लिखा और आज हम जब आज बात करते हैं, कोई नए लेखक जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए नया लेखक जो है वो, एक तो लेखक जब भी जितनी बार लिखता है वो खुद भी एक नया नया लेखक होता होता है। है अगर मैंने ये किताब लिखी जो मेरा 8वां बिल्कुल उपन्यास बिल्कुल है, बिल्कुल गांधी और सरला देवी, जी तो जी वो भी मैंने एक नया नया लेखक बन के ही लिखी। जी और मुझे लगता है कि जैसे जो समय बदला है, जी तो वो समय भी डिमांड करता है कि आप एक अलग भाषा में, एक अलग सोच में, एक अलग तरह से आप उन कथाओं को लिखें बिल्कुल और उन बिल्कुल बातों को लिखें जो आप लिखना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो बात मैंने अभी कही कि हमको कुछ भूलना पड़ता है बिल्कुल और बिल्कुल कुछ एक नया करने की हिम्मत भी जुटानी पड़ती है। जी जी यानी कि आपको कई बार ऐसा लगेगा कि पता नहीं हम क्या लिख रहे क्या हैं लिख रहे हैं? और इसको कौन पढ़ेगा, या इसका एक मजाक बनेगा, या बिल्कुल इसको बिल्कुल नकार दिया जाएगा, कहीं हम्म, हाशिए पे फेंक दिया जाएगा। ये संभावना तो बड़े से बड़े लेखक के साथ भी रहती है। बिल्कुल तो बिल्कुल यहाँ जहाँ तक कि नोबेल पुरस्कार लेखकों के साथ भी रहती है। जी तो जी इसलिए मुझे लगता है कि ये एक अनवरत एक चलती हुई प्रक्रिया है जिसमें हम अपने को जानते हैं, अपनी भाषा को जानते हैं, अपने समाज को जानते हैं और उसको अपनी शैली को जानते हैं, और सब कुछ को एक नई तरह से बरतते हुए उसको एक नए रूप में हम पेश करते हैं कि जो पढ़ने वाले के मर्म तक जा सके, बिल्कुल उसको छू बिल्कुल सके। तभी शायद मतलब वो जब वो कनेक्ट बनता है लेखक और पाठक के बीच में, तभी वो रचना नई होती है और वो पढ़ी जाती है, उसको पढ़कर कुछ प्राप्त कर सकता है जो बिल्कुल पाठक।